आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ बेडरॉक सुपर फ्लैट ओनली वर्ल्ड में। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होते, ना ही कोई बोनस चेस्ट है, और उसी के साथ मेरे पास कोई भी आइटम नहीं होगा तो सिर्फ एक चीज, वो है कुछ भी नहीं। सरवाइव करने के साथ आने वाले 100 डेज के अंदर मेरे कुछ गोल्स भी रहेंगे जिनको मैं कंप्लीट करूंगा। पहला, मैं बनाऊंगा एक मार्केट एरिया जहाँ पर बहुत सारे विलेजर होंगे एंड उसी के साथ कुछ फार्म्स भी। दूसरा, मैं अपने लिए बनाऊंगा प्यारा सा बेस। तीसरा, विदर को मारकर एक बीकन क्राफ्ट करूंगा, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं हमारे इस वर्ल्ड में एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और उसी के साथ यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ बेडरॉक ही है। फिर मैं इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता हूँ बट मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो देखो, अगर हम लोगों को इस वर्ल्ड में थोड़ा प्रोग्रेस करना है ना, तो मैं कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहेगा। फिर मैं ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ और तभी मुझको मिलता है माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज वर्जन। ये जो वर्जन है ना, ये माइनक्राफ्ट का मोस्ट ग्लिच्ड वर्जन था जिसके अंदर बहुत सारे ग्लिचेस एग्जिस्ट करते हैं, और उसी के अंदर एक ग्लिच ऐसा था ना जिसके अंदर माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स प्लेयर की इन्वेंट्री में से कुछ सामान हटाना भूल जाते हैं, जिसके चलते हम लोग जब भी नया वर्ल्ड क्रिएट करते थे तो वो सामान हमारे इन्वेंट्री में ही रहता था। ये देखो, मैंने अभी नया वर्ल्ड क्रिएट किया बट मुझको वो सामान नहीं मिला क्योंकि ये जो ग्लिच है ना कभी कभी काम करता है। तो हमें इस वर्ल्ड को डिलीट करके और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ये देखो, मुझे वो सारे सामान मिल चुके हैं। एक स्टैक एन्चेंटिंग टेबल, एक स्टैक बुक शेल्फ और एक स्टैक एंड पोर्टल के फ्रेम, और उसी के साथ ये जो ब्लैक कलर का ब्लॉक्स आप लोग देख पा रहे हो ना, ये है एंड पोर्टल। यस, एंड पोर्टल है ये। मैं आपको इसको प्लेस करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, और इस वर्ल्ड में ग्लिच के कारण हमारा जो एंड पोर्टल फ्रेम था ना, वो ब्लू कलर का हो गया था। देन मैं इनका इस्तेमाल करके एक ए लेटर बनाता हूँ जमीन पर और उसके आजू बाजू में एंड पोर्टल लगा देता हूँ। और हाँ, ये जो वर्जन है ना, इसी वर्जन से माइनक्राफ्ट एंड डायमेंशन को ऐड करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं एन्चेंटिंग टेबल और बुक शेल्फ की मदद से यहाँ पर एक एन्चेंटिंग सेटअप तैयार करता हूँ और इस वर्ल्ड को लोड करता हूँ लेटेस्ट वर्जन में। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे लेटेस्ट वर्जन में। एंड ये देखो, हमारे पास वो जो एंड पोर्टल ब्लॉक था ना, वो सारा गायब हो चुका है। एंड जो एंड पोर्टल फ्रेम था ना, जो कि ब्लू कलर का था, वो देखो अब नॉर्मल हो चुका है। और उसी के साथ मैंने जो इसके आजू बाजू एंड पोर्टल ब्लॉक लगाए हैं ना, वो देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अब हम लोग इसकी मदद से जा सकते हैं एंड डायमेंशन के अंदर। फिर मैं चला जाता हूँ एंड डायमेंशन के अंदर, जहाँ पे जो पीछे वाला एरिया था ना, ये ओपन था, तो मैं वहां से ब्रिजिंग करते हुए चला आता हूँ ऊपर। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं हूँ हार्डकोर मोड में। मुझे ब्लॉक्स तो मिल चुके हैं बट तभी भी एंडर ड्रैगन को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसको मारने से पहले मुझे सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं टावर अप करके एक ऑब्सिडियन टावर के ऊपर आता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जैसे ही पहले क्रिस्टल को फोड़ता हूँ तो मैं खुद ही मर जाता हूँ। मैंने कहा था ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर मैं और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज वर्जन में, जहाँ पे मुझे फिर से सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से मैं एक एंड पोर्टल सेटअप करता हूँ और उसी के साथ एक एन्चेंटिंग सेटअप भी करता हूँ, और फिर इस वर्ल्ड को लोड करता हूँ नए वाले वर्जन में, और फिर चले जाता हूँ डायमेंशन के अंदर। एंड इस बार मुझे वो ओपन वाला एरिया नहीं मिला है, मतलब अभी मुझे मेरे हाथों से इन सारे ब्लॉक्स को माइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्रिस्टल को फोड़ते समय। बेसिकली जब मैं क्रिस्टल को फोड़ रहा था तो मैंने अपने सामने एन्चेंटिंग टेबल को रखा था, जिसकी जो हाइट होती है ना, वो एक ब्लॉक की नहीं होती है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ा और मैं एक ही बार में मर गया। बट इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला। मैं अपने सामने बुक शेल्फ रखूंगा क्योंकि इसकी जो हाइट होती है ना, प्रॉपर 1 ब्लॉक की होती है, और अगर मैं इस क्रिस्टल को फोड़ूंगा तो ये देखो, मुझको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा डैमेज पड़ा है। और अब मुझको बड़े ही आराम से नीचे उतरना पड़ेगा ताकि मुझको ज्यादा डैमेज ना पड़े। मैं ब्लॉक्स को लगाकर नीचे आता हूँ और फिर चला जाता हूँ दूसरे क्रिस्टल को फोड़ने के लिए। यहाँ पर मैं टावर अप कर रहा था कि तभी ड्रैगन पीछे ताकि मुझको एक फटका मारता है, जिससे मेरी आधी से ज्यादा हेल्थ चली जाती है, और जब मैं ऊपर जाके क्रिस्टल को फोड़ता हूँ तो मैं सिर्फ एक हार्ट पे बचता हूँ। एंड मैं बचा ही था कि तभी ड्रैगन आके मुझको मार देता है। देखो गाइस, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है एंड मैं ड्रैगन को मारूंगा कैसे? मैंने जितना हार्ड इसको सोचा था, ये उससे भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को ऐसा लगता रहेगा कि अब आदर्श कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जब भी जाएगा तब ये मर जाएगा। लेकिन वेट, मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है जिसको करने के लिए मुझे वापस से बीटा 1.9 प्री रिलीज वर्जन में आना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वर्जन में ग्लिच के कारण हम लोगों के इन्वेंट्री में कुछ सामान रह जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं इन सारे सामान को नीचे फेंक दूं और अभी मेरे पास इन्वेंट्री में कोई भी सामान नहीं है और इस वर्ल्ड को वापस से लोड करूं? मतलब माइनक्राफ्ट को यही लगेगा ना कि मेरे इन्वेंट्री में कुछ सामान नहीं है, एंड देन वो लोग फिर से मुझे ये सारे ब्लॉक्स दे देंगे। ऑलराइट, तो मैं इस वर्ल्ड को वापस से लोड कर रहा हूं। एंड ये देखो गाइस, मुझको वापस से सारे सामान मिल चुके हैं। वेट, मैं सारे सामान आप लोगों को कलेक्ट करके दिखाता हूं। एंड ये देखो, अब मेरे पास सब कुछ 2-2 स्टैक आ चुके हैं। मैं इस चीज को वापस से करने वाला हूं। सबसे पहले सारा सामान नीचे फेंको एंड वापस से वर्ल्ड को लोड करो। एंड ये देखो, मुझे फिर से वो सारे ब्लॉक्स मिल चुके हैं और अभी मेरे पास सारे 3-3 स्टैक आ चुके हैं। देन मैं इसी ट्रिक को बार बार करके अपने पूरी इन्वेंट्री को ब्लॉक से फुल कर लेता हूँ। और मुझे इतने सारे ब्लॉक्स की क्यों जरूरत पड़ने वाली है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। बट इस वर्ल्ड को छोड़ने से पहले मैं और एक एंड पोर्टल एंड एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूँ एंड देन इस वर्ल्ड को लोड करता हूँ 1.21 वर्जन में। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट 1.21 में, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जितने भी एंड पोर्टल वाले ब्लॉक्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं क्योंकि वो माइनक्राफ्ट में अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अभी मैं जाने वाला हूँ एंड
डायमेंशन के अंदर। एंड वेट, मुझको अब वापस से अपने हाथों से एंडस्टोन को माइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं भी आ चुका हूँ ऊपर एंड आप सभी को ऐसा लगता रहेगा कि मैं जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। आई मीन वैसा वर्ल्ड में नहीं, बेसिकली मैं यहाँ से ब्रिजिंग करने वाला हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं भी आपको समझाता हूँ। तो देखो, बेसिकली ये जो मेन आइलैंड है ना, जिसके ऊपर हमारा और एंडर ड्रैगन का फाइट होता है, इस वाले आइलैंड से 1000 ब्लॉक दूर हमारा एनसीटी वाला आइलैंड होता है, जहाँ पर हमें एनसीटी वगैरह मिलती है। और हम लोग वहाँ पे जाने के लिए रिमोट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। बट मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं इस एंडर ड्रैगन को ऐसे नहीं मार सकता, इसीलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्रिजिंग करके जाने वाला हूँ। एंड इसी ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए मैंने इतने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट किए ग्लिच की मदद से। और ये सारी बात इस ड्रैगन को पता है, इसलिए ये देखो मेरे पे फायरवॉल फेंक के मार रहा है। ऑलराइट, तो मैं भी आ चुका हूँ 165 ब्लॉक दूर। वेट ड्रैगन, तू पागल है क्या? बात करने दे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं भी 165 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ और मुझे और 840 ब्लॉक्स के आसपास ब्रिज करना है। ओके, तो मैं भी 500 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे सामने और एक आइलैंड आ रहा है जो कि एनसीटी वाला आइलैंड है। तो देखो, ये वाला जो आइलैंड है ये ड्रैगन आइलैंड है एंड ये वाला जो आइलैंड है ये एनसीटी वाला आइलैंड है। यहाँ पर मैं लगभग 800 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ मेन आइलैंड से और अभी हमारा जो मेन आइलैंड है वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो एनसीटी वाला आइलैंड है ना वो दिख रहा है। वो देखो, वहाँ पे बहुत सारे कोरस फ्रूट भी है। मैं काफी ज्यादा करीब आ चुका हूँ इस आइलैंड के और मुझे अब थोड़ा सा और ब्रिजिंग करना है। लेकिन उससे पहले ये देखो, यहाँ पर मैंने एन्चेंटिंग टेबल की मदद से ब्रिजिंग की और उसके ऊपर जो बुक लगा रहता है ना वो गोल गोल घूमता है, जिसके चलते अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना तो डीएनए जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। इस चीज को देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे एंड आइलैंड पर एंड वो देखो हम लोग ने कितनी लंबी ब्रिज बनाई है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कलेक्ट करने वाला हूँ कोरस फ्रूट, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग अभी हमारा हेल्थ को फुल कर सकते हैं। बस इसका एक प्रॉब्लम है कि इसको खाने के बाद मैं ऑटोमेटिक कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। मैं जिस आइलैंड के ऊपर आया था यहाँ पर कोई भी एनसीटी नहीं होती, इसीलिए मैं दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एनसीटी को लूटने वाला हूँ क्योंकि वहां से हमें बहुत ही तगड़ी लूट मिलने वाली है। थोड़ा दूर आने पर मुझे यहाँ पर एक एनसीटी दिखती है, बट वहां पर कोई भी एंडशिप नहीं होता। लेकिन जब मैं थोड़ा और पास जाता हूँ तो उसके बाजू में मुझे और एक एनसीटी दिखती है जहाँ पर एंडशिप भी था। एंडशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमें इलाइट्रा भी मिल जाएगा। तो मैं उस वाले एनसीटी के साइड जाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई भी एंडरपल नहीं है और मुझे कम से कम ब्लॉक का इस्तेमाल करके उस एनसीटी के पास जाना है, क्योंकि ये ब्लॉक्स मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एंड पोर्टल फ्रेम की मदद से यहाँ पे एक रूफ बनाता हूँ एंड देन एक एंडरमैन की आंखों में देखकर उसको अपने पास बुलाता हूँ और फिर उसको मारना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इसको मारने पर ये मुझको कोई भी एंडरपल नहीं देता। फिर मैं और एक एंडरमैन की आंखों में आंख देखकर उसको अपने पास बुलाता हूँ और इसको जल्दी से मारने के चक्कर में मैं इसको 2-2 बार मार रहा था, लेकिन ये सिर्फ मुझे एक बार टच करता है और मेरे 5 हार्ट गायब। एंड अब मैं इसको बड़े ही आराम से मारने वाला हूँ, वरना ये मुझको एक बार और टच करेगा और मेरी कहानी ये पे खत्म हो जाएगी। ओके, तो इस बार इसने मुझको एंडरपल दे दिया है एंड अब फटाफट से ब्रिज बना के चलते हैं एनसीटी की तरफ। अगर मैंने यहाँ से प्रॉपर तरीके से एंडरपल को फेंका तो मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। ओके परफेक्ट, मुझे इन शलकर से बच के ब्रिजिंग करनी है, वरना अगर ये लोग मुझको लेविटेटिंग का इफेक्ट दे देंगे ना तो मेरे पास क्लच करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ से ब्रिज बनाकर डायरेक्ट एंडशिप के नीचे जाऊंगा एंड देन वहां से टावर अप करना स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, तो मैं सिटी के ऊपर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन मैं ऊपर से न जाकर यहाँ नीचे से ही माइन करके जाने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेयर और एक ब्लॉक को माइन करता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली इसके अंदर घुस सकूं। अब बस मुझे यहाँ से इसके अंदर जाना है और उस एक शलकर को मार के खत्म करना है एंड देन सारा सामान लूटना है। फिर मैं अंदर जाते ही शलकर को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही व्हाइट कलर का वो फेंक के मार दी जिससे लेविटेटिंग का इफेक्ट मिलता है, मैं उसको तुरंत वहीं पे फोड़ देता हूँ अपने हाथों से एंड देन मैं अपने हाथों से उसको लगातार क्रिट के हिट मारता हूँ। ये मरता तो नहीं है बट ये टेलीपोर्ट हो जाता है। चलो अच्छा है कि यहाँ से चला ही गया। फिर मैं इलाइट्रा कलेक्ट करता हूँ और चेस्टों को लूटना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर मुझे पहले चेस्ट के अंदर एक आयरन का हेलमेट, कुछ आयरन के इंगेट और कुछ बीटरूट सीड मिलते हैं और दूसरे चेस्ट के अंदर से मुझको मिलता है एक डायमंड की चेस्ट प्लेट, डायमंड के बूट्स, आयरन के बूट्स और कुछ गोल्ड इंगेट एंड एक बेडरूट सीड, जिनको मैं कलेक्ट करके पहन लेता हूँ। और इनके ऊपर जो एन्चेंटमेंट लगी थी ना काफी ज्यादा क्रेजी थी। फिर मैं एक एक करके दोनों चेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ और उसी के साथ यहाँ पे एक ब्रूविंग स्टैंड भी होता है जिसको मैं अपने हाथों से कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट ये कलेक्ट तो नहीं होता, ये टूट जाता है और मुझको मिल जाता है 2 पोशन ऑफ हीलिंग, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि ये हमारी हील होने में मदद करेगा। देन मुझको यहाँ पे और एक शलकर दिखता है जिसको मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये भी टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सारे शलकर मुझसे डर कर भाग क्यों जा रहे हैं? फिर मैं इस एंडशिप के ऊपर आ जाता हूँ और इलाइट्रा पहनकर चले जाता हूँ एनसीटी के दूसरे वाले सेक्शन पर, जहाँ पर हमें चेस्ट मिलती है। पहले चेस्ट के अंदर से मुझे और एक डायमंड की पिकेक्स, डायमंड की लेगिंग्स और एक आयरन की लेगिंग मिलती है एंड उसी के साथ कुछ गोल्ड भी मिलता है। और दूसरे चेस्ट के अंदर मुझे सारा आयरन का
सामान मिलता है और उसी के साथ एक सैडल भी मिलता है। फिर मैं दोनों चेस्ट को माइन करके उसको कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चला आता हूँ नीचे। देन मैं अपने इन्वेंटरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और फिर ब्लॉक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, तो मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैं एंड स्टोन की मदद से और एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसकी मदद से मैं एंडरमैन को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले से मुझे एंडरपल नहीं मिलता, दूसरे से भी एंडरपल नहीं मिलता एंड तीसरे को मारने पर मुझको एक एंडरपल मिल जाता है। अब ये जो एंडरपल है हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। अगर मैं गलती से इलाइट्रा पहनकर उड़ते उड़ते वॉइड के अंदर चला जाऊंगा तो मैं इसकी मदद से खुद को वापस से प्लेटफॉर्म के ऊपर टेलीपोर्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर बड़े ही आराम से जा रहा था, बट तभी मुझे पीछे से एक फटका पड़ता है और मैं देखता हूँ कि एक लंबू एंडरमैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, और जब मैं इसको वापस मारने की कोशिश करता हूँ तो मुझको इतना डैमेज दे देता है कि मैं समझ जाता हूँ कि मैं इससे डायरेक्टली लड़ नहीं सकता। तो मैं भागते हुए वो वाला जगह ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले एंडरमैन को मारा था एंड वो देखो वो वहाँ पर है। चलो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं। अरे यहाँ पर मैंने कोरस फूड क्यों खा लिया? मैं बाहर टेलीपोर्ट हो गया हूँ। वेट वापस अंदर चलते हैं। अरे नहीं यार, मुझे कोरस फूड नहीं खाना यहाँ पर। देन मैं सेंडरमैन को मारता हूँ और चला आता हूँ उस वाले ब्रिज पर जिस ब्रिज को बनाकर मैं यहाँ पर आया था, और अभी हम लोग इसी का इस्तेमाल करके वापस से जाने वाले हैं मेन आइलैंड पर। मुझे यहाँ पर काफी संभल कर चलना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो ये एंडरपल भी मुझको नहीं बचा पाएगा। एंडरमैन क्या आप मुझको थोड़ा सा साइड दे सकते हो क्या? थोड़ा सा। हाँ बस बस बस, थोड़ा सा आप भी दे दो ना, थोड़ा सा मुझको और। हाँ बाय। इन एंडरमैन लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा राज बना के रखा है और इनको दिखते ही मुझको गुस्सा आता है। चलो निकलो, बाय। ऑलराइट, हम लोग ऑलमोस्ट मेन वाली आइलैंड में पहुंचने वाले हैं, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि एंडर ड्रैगन का जो हेल्थ बार है वो भी मुझको दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ और चले जाता हूँ क्रिस्टल को फोड़ने के लिए, जहाँ पर मैं क्रिस्टल को फोड़ता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि जो एंडर ड्रैगन है ना ये मेरे पास आ गया है और ये मेरे आजू बाजू चक्कर लगा रहा है जैसे कि मुझको रोक देगा क्रिस्टल फोड़ने से। फिर ये अचानक से मेरे पास आकर मुझको और डैमेज देने लगता है। मुझको बस एक चीज नहीं समझ में आती, ये जो एंडर ड्रैगन है ये ऑब्सिडियन पिलर के अंदर कैसे उड़ लेता है। फिर मैं और एक क्रिस्टल को फोड़ता हूँ एंड देन कोरस फूड खा के मैं नीचे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, और नीचे आते ही ये एंडरमैन मेरे पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर मैं अगर थोड़ा भी रुका ना तो ये मुझको बहुत ही भयंकर तरीके से डैमेज देने वाला है। मैं यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने के लिए रुकता हूँ बट ये मुझको अच्छा खासा डैमेज दे देता है और मैं चलाता हूँ 2 हर्ट्ज पर। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इससे बचूं कैसे। मैं भागते हुए थोड़ा दूर जाता हूँ एंड देन फटाक से कोरस फूड खा के थोड़ा सा खुद को हील करता हूँ, और इसने यहाँ पर मुझको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैं वहाँ पर 1 हर्ट पे था। फिर मैं भागते हुए यहाँ पर आता हूँ और जल्दी से एंगस्टोन लगा के इसको कंप्लीट करता हूँ। वेट, इसने मुझको हाफ हर्ट पिला दिया। यहाँ पर मैं अपने मौत से बस कुछ मिलीसेकंड दूर था और मैं खुद को हील भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कोरस फूड खाया तो मैं बाहर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले इसको मार के खत्म करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब मैं खुद को बड़े ही आराम से हील कर सकता हूँ। फिर मैं एक एक करके और सारे क्रिस्टल्स फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग राइट साइड में देख पा रहे हो, वो लोग है एंडर ड्रैगन के फैन। ये जो एंडरमैन होते हैं ना, ये लोग एंडर ड्रैगन के फैन होते हैं, इसके लिए उसके पीछे भाग रहे हैं सिग्नेचर के लिए। ओके, तो मैंने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ दिया है और नीचे आने का सबसे बेस्ट तरीका है इस कोरस फूड को खा लो। आप लोग डायरेक्ट नीचे टेलीपोर्ट हो जाओगे और अब बस मुझको इस एंडर ड्रैगन को मारकर खत्म करना है। इसको मारने के लिए मेरे पास कोई स्वॉर्ड या एक्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है ये पिकैक्स, और इसी के दम पे मैं इसको मारने वाला हूँ। मैं इसको मार ही रहा था कि तभी मुझको ये बहुत ही तगड़े तरीके से हवा में फेंक देता है और मैं ऊपर जाने के बाद इलाइट्रा पहन लेता हूँ एंड बड़े ही आराम से बच जाता हूँ। और मैं इस चीज को एक बार नहीं करता, ये जब भी मुझको हवा में फेंकता तो मैं फटाक से इलाइट्रा स्विच कर लेता और बड़े ही आराम से बच जाता। फाइनली माइनक्राफ्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि किसी ने एंडर ड्रैगन को मारा, वो भी पिकैक्स की मदद से, और इसको मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि इसको मारे बिना मैं वापस ओवरवर्ल्ड में नहीं जा सकता। एंड ये मरने के बाद बहुत सारी एक्सपी भी ड्रॉप करता है, तो मैं सारे एक्सपी को कलेक्ट करने वाला हूँ। एंड ये जो ड्रैगन है ना, इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाद में कभी आके कलेक्ट करेंगे। फिर मैं चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के अंदर। ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक्सपी एंड ब्लॉक्स रहते हैं जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से दिन हो रहा है और आज है डे 4। फिर मैं 2 डबल चेस्ट अपने एन्चेंटिंग सेटअप के आजू बाजू रखता हूँ और इसके अंदर मैं सारे ब्लॉक्स एंड सारा सामान रख देता हूँ जो भी मुझे एंड सिटी से मिला था। फिर मैंने ये जो एंड पोर्टल बनाया ना, इसके आजू बाजू में एंड स्टोन का एक लेयर लगा देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। देन मेरे पास जो भी एंड स्टोन बचे थे ना, उसकी मदद से मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस बेडरॉक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में ना एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे किसी वॉन्डरिंग ट्रेडर के स्पॉन होने के। मेरे ब्लॉक्स खत्म हो जाते तो मैं वापस चला जाता हूँ एंड के अंदर एंड वहां पे जाकर बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर इस प्लेटफॉर्म को और एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब मेरे सारे एंडस्टोन यहाँ पे खत्म होने वाले थे तभी मैं देखता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में पहला मॉब स्पॉन हो चुका है, जो कि है ये छुटकू सा स्माइल, सॉरी स्लाइम। स्लाइम, क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं, कैसे बोला इसने मेरे को? गाइस, आप लोग भी एक बार चेक कर लो कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो फटाक से कर लो। मैं जैसे ही स्लाइम को मारकर थोड़ा सा दूर आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 बड़े बड़े स्लाइम आ चुके हैं छोटे वाले स्लाइम का बदला लेने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पर ऐसे ही स्पॉन होते रहे और मुझको मारने के लिए आए, इसीलिए ये लोग
लोग जिस चंग में स्पॉन हो रहे हैं ना, मैं उस चंग के प्लेटफॉर्म को माइन कर दूंगा ताकि ये लोग स्पॉन ना हो। बट वेट, ये बात ये लोगों को पता है, इसलिए ये लोग मुझको ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। तो मैं इन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ और सभी को मारने के बाद इस चंग के अंदर जो भी मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था उसको मैं पूरी तरीके से माइन करके हटा देता हूँ एंड दूसरे साइड इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करके अपने एन्चेंटिंग सेटअप के पास आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं और थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे स्पॉन होते हैं और मैं इतने सारे मॉब से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकता। तो मैं अभी सुबह होने का वेट करने वाला हूँ और इसीलिए मैं अपने आजू बाजू एंडस्टोन के ब्लॉक लगा देता हूँ एंड यहाँ पे खड़े रहता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक क्रीपर इस एंड डायमेंशन के अंदर चला गया है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जैसे ही एंड डायमेंशन के अंदर जाऊंगा तो वहाँ पे एक क्रीपर मुझको मिलेगा और उसके ब्लास्ट से मैं मर भी सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर और एक ज़ॉम्बी एंड डायमेंशन के अंदर चला जाता है और अब इस वर्ल्ड की सबसे भयंकर चीज होने वाली है। एक स्केलेटन मेरे बाजू में आके खड़ा हो जाता है और मुझको एरो मारना स्टार्ट कर देता है। बट मुझको अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि इसका जो एरो ये मिस कैसे हो जा रहा है, ये मुझको मार क्यों नहीं पा रहा। मतलब ये उसी ब्लॉक पे खड़ा है जिस ब्लॉक पर मैं खड़ा हूँ और तभी भी मुझको बो एंड एरो से नहीं मार पा रहा। और यहाँ पर मैं AFK था, इसके लिए मुझको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक स्केलेटन मेरे पास आकर खड़े होकर मुझको एरो मार रहा है। स्केलेटन बेचारा मुझे काफी देर तक एरो मारता है लेकिन एक भी एरो मुझको टच नहीं होता। लेकिन ये सब कम था कि तभी इस स्केलेटन को ज्वाइन कर लेता है एक क्रीपर मुझको मारने के लिए और वो मेरे बाजू में आके ब्लास्ट हो जाता है। एक के बाद दूसरा क्रीपर भी ब्लास्ट हो जाता है और ये आवाज सुनकर मैं फटाक से वापस आ जाता हूँ एंड यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं 2 वर्ड्स पे हूँ, मेरे पीछे कुछ बेबी ज़ॉम्बीज़, स्केलेटन, सारे मॉब्स पड़े हुए हैं और अब बस मुझको यहाँ से भागना है। मैं लेफ्ट राइट होकर सबसे पहले स्केलेटन के एरो डॉज करता हूँ और जब मैं पीछे से देखता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पीछे 4 बेबी ज़ॉम्बी पड़े हैं। अगर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भी गलती की ना तो 100% मर जाऊंगा। फिर मैं काफी देर तक भागता हूँ एंड दूर आने के बाद मैं फटाक से टावर अप कर लेता हूँ 3 ब्लॉक ऊपर। देन मैं एक ब्लॉक माइन करके इन्हें एक एक करके मार देता हूँ एंड फाइनली मैं बच गया। जरा आप लोग देखो वहाँ पे कितने सारे मॉब्स हैं, मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। फिर मैं यहाँ पर अपने चारों तरफ एंडस्टोन लगा देता हूँ और वेट करता हूँ सुबह होने का और बूम, सुबह हो गई। देन मैं फटाक से चलाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के पास जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्केलेटन मरे थे जलकर, तो मैं उनका लूट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और बीच में कुछ क्रीपर भी आते हैं जिनको मैं मार देता हूँ। सब कुछ लूटने के बाद मुझे कुछ बोन, एरो, गन पाउडर एंड कुछ रोटन फ्लेश मिला है। फिर मेरे पास जो भी बुक शेल्फ होती है उनको लेकर मैं वापस अपने एन्चेंटिंग सेटअप को पूरा कंप्लीट करता हूँ एंड मुझे भी इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करना है और उसको एक्सटेंड करने के लिए मुझको चाहिए बहुत सारे एंड स्टोन और एंड स्टोन माइन करने के लिए मुझको जाना पड़ेगा एंड के अंदर। बट मैंने देखा था कि इस एंड के अंदर कुछ क्रीपर, स्केलेटन, ज़ॉम्बीज़ भी गए हैं, तो एंड के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। देन मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं जैसे एंड के अंदर जाऊंगा मैं तुरंत कोरस फूड खा लूंगा और खुद को टेलीपोर्ट कर लूंगा जिससे मैं बच जाऊंगा। यही सोचकर मैं एंड के अंदर चला जाता हूँ। बट वहां पर जाने के बाद मैं जैसे कोरस फूड खाता हूँ तो मैं टेलीपोर्ट ही नहीं होता, मैं उसी जगह पे रहता हूँ और एक क्रीपर लोग मुझको मारना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे चेस्ट प्लेट के अंदर थॉर्न्स लगा था जिसके चलते ये स्लाइम खुद ही मर जाता है। फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं माइन करके अंदर चला जाऊंगा एंड देन ब्लॉक कर लूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ज़ॉम्बीज़ मेरे पे लगातार अटैक कर रहे थे और जब मैं बाहर आने की सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने एक स्केलेटन भी खड़ा है, तो मैं खुद को यहाँ पे बीच में ही ब्लॉक कर लेता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट चलाता हूँ ऊपर और ऊपर आते ही एक क्रीपर मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा था और ब्लास्ट हो जाता है। देन मैं इन स्केलेटन को एक एक करके मार देता हूँ और फिर जो ज़ॉम्बीज़ थे नीचे उन्हें भी मार देता हूँ और तभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आता है। तो देखो अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही पता है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ना वो सिर्फ ओवरवर्ल्ड में होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एंड पोर्टल फ्रेम के ब्लॉक्स है, तो इसकी मदद से मैं एक एंड पोर्टल को एंड डायमेंशन के अंदर बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और आगे चलकर जब मुझे ब्लेज रॉड मिलेगा तो उसकी मदद से मैं कुछ आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर इसको एक्टिवेट करूंगा एंड इसके अंदर जाकर हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों को कहां पर टेलीपोर्ट करता है। उसके बाद मैं बहुत सारे एंडस्टोन कलेक्ट करता हूं प्लेटफॉर्म को और एक्सटेंड करने के लिए एंड काफी सारे कलेक्ट करने पर मैं वापस से चलाता हूं ओवरवर्ल्ड में, जहां पर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने पोर्टल के बाजू में और एक एंडस्टोन का लेयर लगाता हूं ताकि कोई भी मॉब ऐसा घूमता फिरता इसके अंदर वापस न चले जाए। और तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास कुछ आयरन के बार है, तो उसको लेकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लगाने पर ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर मैं वापस से इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ पर मैं एक्सटेंड कर ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है। अब मुझे इसको कैसे भी करके बचाना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको बचा सकूं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको मार देना। और जैसे मैं इसको मारना स्टार्ट करता हूँ तभी बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं एंड वो लोग मुझको मारने के लिए आ रहे थे। फिर मैं यहाँ पर एक स्पाइडर और कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। स्पाइडर को मारने पर एक स्ट्रिंग गिरा था जो कि मुझको चाहिए, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ चले आते हैं और वो लोग स्ट्रिंग को भी उठा लेते हैं। बट मैं सिर्फ उसी ज़ॉम्बी को मारता हूँ जिसके हाथ में स्ट्रिंग था एंड उसको मारकर मैं उससे ये स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये जो स्ट्रिंग है ना हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग वूल क्राफ्ट कर सकते हैं एंड वूल की मदद से हम लोग बेड क्राफ्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को मार रहा था कि तभी एक चिकन जॉकी चला आता है जिसके ऊपर जो बेबी ज़ॉम्बी बैठा था ना, मैं सबसे पहले उसको मारकर खत्म करता हूँ एंड अब मुझे कैसे भी करके इस चिकन को बचाना है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में मैं सिर्फ अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त भी रहे और इस चिकन को मैं अपना फ्रेंड बनाकर अपने साथ इस सुपर फ्लैट वर्ल्ड में रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इसके आजू बाजू चारों तरफ से एंडस्टोन लगा देता हूँ और इसके ऊपर भी एंडस्टोन लगाकर इसको पैक कर देता हूँ। और अभी मैं जाने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर क्योंकि मैं अभी कुछ एंड सिटीज को लूटने वाला हूँ। तो चलो
फटाफट से रिमोट गेटवे का इस्तेमाल करके चलते हैं एंड सिटी वाले आइलैंड पर। ऑलराइट, तो मुझको एक एंडशिप दिख रही है एंड यहाँ से मैं डायरेक्टली टावर अप करने वाला हूँ एंडशिप के लिए। शल्कर को मारने के बाद मैं दोनों चेस्ट को लूटता हूँ, जिसमें से दूसरे चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ एमराल्ड भी मिलते हैं और उसके बाद इलाइट्रा भी कलेक्ट करता हूँ। एंड इस बार मेरे पास डायमंड की पिकेक्स होती है, तो मैं ब्रीविंग स्टैंड को भी कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं कुछ लेडर्स कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एक शल्कर को मारने के बाद मुझे दूसरा शल्कर लेविटेटिंग का इफेक्ट दे देता है, जिसकी मदद से मैं चला आता हूँ एनसीटी के मेन वाले टावर पर, जहाँ पर चेस्ट वगैरह होती है। एंड यहाँ पर एक चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ डायमंड्स मिलते हैं और उसी के बाजू में एक एंडर चेस्ट रखा था, जिसको जब मैं अपने डायमंड की पिकेक्स से माइन करता हूँ तो मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिल जाता है। और ऑब्सीडियन मुझे इसीलिए मिला क्योंकि एंडर चेस्ट को हम लोग सिर्फ सिल टच की पिकेक्स से ही माइन कर सकते हैं। मैं जैसे ही दूसरे वाले टावर पे जाकर चेस्ट को ओपन करता हूँ तो उसके अंदर मुझे मिल जाती है एक सिल टच मेंडिंग वाली पिकेक्स। ये काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसकी मदद से मैं माइन कर पाऊंगा एंडर चेस्ट को, एंड इस एंडर चेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोरेज की तरह। फिर मैं और सारे चेस्टों को लूटता हूँ जो भी सेंसिटी के अंदर था एंड ड्रैगन हेड कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ, जहाँ पे रास्ते में मुझे और एक छोटी सेंसिटी दिखती है तो उसकी भी मैं चेस्ट को लूटता हूँ और फिर मैं चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में, जहाँ आने पर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन जल जल कर मर रहे हैं। सही बताऊँ तो इसको देखने में बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था और जो बचे हुए क्रीपर और स्पाइडर थे उन्हें मैं खुद जाकर मारता हूँ। फिर मैं ऑब्सीडियन पिलर के ऊपर लगा हुआ ये जो आयरन बार है इसको मैं कलेक्ट कर रहा था एंड जैसे इसको कलेक्ट करके मैं नीचे आता हूँ तब एक एंडरमैन मेरे पीछे पड़ जाता है और वो मुझको वन हार्ट पे ला देता है। मैं क्या करूँ इन एंडरमैन का, ये लोग को जहाँ देखो जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी मेरी और इनकी। लेकिन एक चीज तो पता है कि अब ये मरने वाला है, चल निकल। देन मैं एंडर ड्रैगन एग को कलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने ड्रैगन को मारने के बाद कलेक्ट नहीं किया था और फिर उसको लेके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर आयरन बार लगाकर इसको कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जिसके चलते मुझे यहाँ से भागना पड़ जाता है। मैं भागकर आ जाता हूँ अपने चिकन दोस्त के पास, जहाँ पर बाहर ये पता नहीं क्रीपर क्या कर रहा है जिसको मैं मार देता हूँ। और जब मैं इन एंडस्टोन को माइन करके देखता हूँ तो इसके अंदर कोई भी चिकन नहीं होता। आई मीन मेरा फ्रेंड गया तो गया किधर, वो ऐसे कैसे डिस्पॉन हो सकता है। मुझे लगा मैंने अपने इस वर्ल्ड में एक दोस्त को पा लिया है जिसके साथ मैं हमेशा इस वर्ल्ड में सर्वाइव करूंगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। देन मैं एक जगह पर जाकर खड़े हो जाता हूँ और सुबह होने का वेट करता हूँ। सुबह होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, मतलब क्रीपर तो लाइन से फटे जा रहे हैं। फिर मैं एक चेस्ट के अंदर सारी पिकेक्स और मॉब्स को मारने के बाद जो लूट मिला था उन सभी को रख देता हूँ एंड मैं आयरन बार लगाकर अपने इस पोर्टल को कंप्लीट करता हूँ। और अब ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके कॉर्नर पर मैं कुछ एंड्रॉइड भी लगा देता हूँ और मैंने यहाँ पे इस ड्रैगन हेड को अपने हाथ में लिया है जो कि मेरे हाथ के साथ पूरा ब्लेंड हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैंने एंडर ड्रैगन का कोई गन पकड़ के रखा अपने हाथ में। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। फिर मैं एक एफिशिएंसी 4 और मेंडिंग वाली आयरन की पिकेक्स लेता हूँ एंड चला जाता हूँ एंड के अंदर एंड बहुत सारा एंडस्टोन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं तब तक एंडस्टोन माइन करता हूँ जब तक मेरी आयरन की पिकेक्स टूट नहीं जाती और मैंने इतने सारे एंडस्टोन कलेक्ट किए हैं। फिर मैं इन्हें लेके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में और अपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे रात का समय हो जाता है एंड बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट मैं तभी भी सोचता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली एक्सटेंड करता रहूंगा, लेकिन ज्यादा मॉब्स स्पॉन होने के चलते मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। फिर मैं ऑफिस से एंड के अंदर जाकर बहुत सारे एंडस्टोन माइन कर उनको लेकर आता हूँ ओवरवर्ल्ड में एंड यहाँ पर आने के बाद प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म को तो एक्सटेंड कर रहा हूँ बट यहाँ पे इतने सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं ना जो कि मुझे काम को करने नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जो स्लाइम है बहुत ही ज्यादा अनोइंग होते हैं, कूद कूद के डैमेज देते रहते हैं और मारने के बाद ऐसा भी नहीं कि मर जाते हैं, अपने 4 और स्लाइम बच्चों को छोड़कर जाते हैं। और अब तो ये लोग ने हद कर दी है। मतलब एक बार जरा आप लोग देखो यहाँ पर कितने सारे स्लाइम है और ये इतने सारे क्या कर रहे हैं मुझको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। मेरा दिमाग ब्लास्ट हो उससे पहले ये लोग जिस चंक के अंदर स्पॉन हो रहे हैं ना मुझे इस चंक को माइन करके साइड में करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड्रॉइड लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे रोशनी बरकरार रहे एंड कोई भी मॉब्स स्पॉन ना हो। फिर मैं जैसे ही इन स्लाइम के स्पॉन होने वाले चंक को माइन करने जाता हूँ और ये लोग मुझे बहुत ही भयंकर तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार ये लोग मुझको 1.5 हार्ट पर लेके आते हैं और दूसरी बार तो ये लोग मुझको 1 हार्ट पर लेके चले आते हैं। मतलब सीरियसली मैं इन स्लाइम से मार खाकर 1 हार्ट पर आ रहा हूँ। कुछ भी हो जाए इनका जो चंक है ना उसको मैं माइन करके खत्म करूंगा। देन मैं सारे बड़े वाले स्लाइम्स को मार देता हूँ और इन छोटे वाले स्लाइम्स को रहने देता हूँ क्योंकि ये जो छोटे वाले हैं अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो बड़े वाले स्पॉन नहीं होंगे। फिर मैं इस चंक को माइन कर ही रहा था कि तभी इन स्लाइम की चंक को बचाने के लिए एक स्केलेटन आ जाता है और मैं इस टाइम पे 2 हर्ट्स पे था एंड ये मुझे एक एरो मारकर 1 हार्ट पे लेके चलाता है। अगर आप लोगों को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो मौत से कभी भी सामना हो सकता है। अभी जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला स्लाइम स्पॉन हुआ था और इसने मुझे मारकर हाफ हार्ट पे लेके आया था। एक बार ये स्लाइम स्पॉन होना बंद हो जाए तभी जाकर मुझको राहत मिलने वाली है। ऑलराइट, तो मैंने इनके चंक को माइन कर दिया है एंड मेरे हिसाब से अब ये लोग स्पॉन नहीं होंगे और अभी मैं इस प्लेटफॉर्म को दूसरे साइड से एक्सटेंड करने वाला हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके देखूंगा कि कहीं स्लाइम तो स्पॉन नहीं हो रहे हैं। अगर स्पॉन होते रहेंगे तो मैं उस चंक को एक्सपेंड नहीं करूंगा। इस स्लाइम को मारने के चलते मेरी जो आयरन की स्वॉर्ड होती है वो भी टूट जाती है एंड इससे
आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कितने सारे स्लाइम को भी मारे हैं। फिर मैं एंड के अंदर आकर बहुत सारे ब्लॉक कलेक्ट करके चला जाता हूँ वहां पर जहाँ पे हमें कोरस फूड मिलता है। एंड यहाँ पर आने के बाद ये जो कोरस फ्लावर है ना, मैं इन्हें कलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसकी मदद से मैं ओवरवर्ल्ड में भी कोरस को ग्रो कर पाऊंगा। एंड मुझे कोरस फ्रूट को लेने के लिए वापस एंड के अंदर नहीं आना पड़ेगा। मैं काफी सारे कोरस फ्लावर कलेक्ट करके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं पोर्टल के पीछे वाले साइड में एक कोरस फ्रूट एरिया बनाता हूँ जहाँ पर मैं कोरस फ्लावर को लगा देता हूँ। फिर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ और उसके बाद मैं चला आता हूँ वापस एंड के अंदर एंड चला जाता हूँ एंड सिटी लूटने के लिए, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जाते जाते बचता हूँ। अगर मैं नीचे चला भी जाता तो मेरे पास एंडर पर्ल था बैकअप के लिए, उसकी मदद से मैं फटाक से ऊपर चला था। यहाँ पर मुझे इस चेस्ट के अंदर से 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं टोटल में 13 डायमंड्स मिलते हैं। बहुत सारे एनसीटी को लूटने के बाद एनसीटी का ये जो ग्राउंड वाला फ्लोर होता है ना, मैं इसको माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इनसे मिलने वाले जो ब्लॉक्स है ना, ये काफी ज्यादा देखने में अच्छे लगते हैं और इसकी मदद से हम लोग आगे चलकर एक बिल्ड बनाएंगे। फिलहाल मैंने अभी थोड़ा सा माइन कर लिया और अब इनको लेकर चलते हैं ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि कुछ बेबी ज़ॉम्बीज़ इंतजार कर रहे थे मेरा स्वागत करने के लिए, लेकिन मैं उनका ही उल्टा स्वागत कर देता हूँ। ऊपर जाने के बाद आराम से स्वागत करते रहना। देन जो भी सामान मैंने एनसीटी को लूट के कलेक्ट किए थे उन सभी को मैं चेस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख देता हूँ और उसी के साथ ड्रैगन हेड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये स्लाइम, इनको देखकर ऐसा लगता है ना कि स्वॉर्ड निकालकर इनको दौड़ा दौड़ा के दूर तक मारूं। मतलब जरा आप लोग देखो कितने सारे छोटे छोटे स्लाइम्स कूद रहे हैं, इनकी आवाज से ही मुझको गुस्सा आ रहा है। फिलहाल मैंने वो वाला चंक माइन कर दिया जिसमें ये लोग स्पॉन हो रहते हैं। फिर मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, मेरे ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं तो मैं वापस से एंड के अंदर जाकर और ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ और उन्हें वापस से लाकर इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर जब मैं इस ज़ॉम्बी को मारता हूँ तो मुझको कैरेट मिल जाता है, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन मैं तुरंत ही रियलाइज करता हूँ कि मेरे पास कोई भी डर्ट नहीं है, तो ये कैरेट मेरे किसी भी काम का नहीं है। देन मैं अपने लिए एक AFK प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और अभी मैं AFK होने वाला हूँ। मैं AFK इसीलिए होने वाला हूँ ताकि कोई वॉन्डरिंग ट्रेडर यहाँ पे स्पॉन हो, क्योंकि बिना वॉन्डरिंग ट्रेडर के हम लोग इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। बट ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये काफी ज्यादा ओपन है एंड रिस्की है। एंड तभी मैं सोचता हूँ क्यों ना एक फ्लोटिंग AFK हाउस बनाया जाए। देन जो भी ब्लॉक मैंने एनसीटी से माइन किए थे उन सभी की मदद से मैं एक घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा जो घर है वो बनकर रेडी है, जो कि बाहर से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अंदर से हमारा ये वाला घर कुछ इस तरीके से दिखता है। और उसी के साथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ग्लास होते हैं जिनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मैं यहाँ से अच्छे से देख सकूँ कि कोई वॉन्टेड ट्रेडर स्पॉन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलो फिर वॉन्टेड ट्रेडर का स्पॉन होने का वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे काफी देर से AFK खड़ा हूँ और मैंने जस्ट अभी देखा कि एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है अपने 2 लामा के साथ। एंड इसकी जब मैं ट्रेड जाकर चेक करता हूँ तो ये कुछ भी खास तो मुझे नहीं बेच रहा, लेकिन एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेच रहा है, वो है ये वाटर बकेट। अब ये जो वाटर बकेट है ना, इसको लेने पर हमारा 2 फायदा होने वाला है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं इन दोनों लामों को मारने वाला हूँ। पहला फायदा रहेगा कि हमारे पास वाटर आ जाएगा एंड दूसरा फायदा हमारा ये रहेगा कि हमारे पास एक आयरन की बकेट आ जाएगी। मेरे पास कुछ एमराल्ड होते हैं जिनको लेकर मैं इससे एक वाटर बकेट खरीद लेता हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं दूसरा वाटर बकेट भी खरीद लूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो एमराल्ड्स है वो वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं लेता और इस वॉन्टेड ट्रेडर को मार देता हूँ। सिंगल वाटर सोर्स को अनलिमिटेड वाटर सोर्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा सिंपल है। बस मुझे एक बोन चाहिए जिसकी मदद से मैं कुछ बोन मिल क्राफ्ट करूंगा एंड इसको मैं जैसे यहाँ पे यूज करूंगा तो ये जो पानी है ना, ये अनलिमिटेड हो जाना चाहिए। व्हाट, ये काम नहीं किया? मेरे हिसाब से नीचे बेडरॉक लगाता है, इसके लिए काम नहीं किया। मैं चारों तरफ एंडस्टोन के ब्लॉक लगाता हूँ एंड तब इसको ट्राई करता हूँ। ऑलराइट, तो अब ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। वेट, ये अभी भी काम नहीं किया? मुझको दूसरा वाटर बकेट उससे खरीद लेना चाहिए था। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को एक ब्लॉक ऊपर लूं और यहाँ पे पानी प्लेस करूं एंड अब अगर मैं बोन मिल का इस्तेमाल नीचे करूंगा तो ये एक वाटर सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अब हमारे पास है अनलिमिटेड वाटर सोर्स। उसी के साथ मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे पास एक दोस्त भी आ चुका है जो कि है ये फिश, और ये रेड एंड व्हाइट कलर का है, इसलिए इसका नाम मैं रखने वाला हूँ व्रेड, WRED। फिर मैं एक तगड़ी सी आयरन की पिकेक्स लेता हूँ और चला जाता हूँ डायमेंशन के अंदर एंड वहां पर बहुत सारे एंडस्टोन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो मैंने इतने सारे एंडस्टोन माइन किए ना, इसकी मदद से मैं प्लेटफॉर्म एक्सटेंड नहीं करने वाला, मैं एक XP फार्म बनाने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से इसको बनाकर कंप्लीट करते हैं।
एक्सपी फार्म बनाने पर यहाँ नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर एक भी मॉब्स स्पॉन नहीं हो रहे हैं, सारे इस एक्सपी फार्म के अंदर स्पॉन हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे मॉब्स हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ के सारे मॉब्स को मार देता हूँ तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं। अब टाइम आ चुका है कि हम लोग नेदर वर्ल्ड में जाएं, बट नेदर वर्ल्ड में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। मैं जब एनसीटी को लूट रहा था तब मैंने कुछ एंडर चेस्ट को माइन किया था अपने नॉर्मल वाली पिकेक्स से, एंड इसी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ, बट मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है। चेस्ट के अंदर मैंने 3 वुल रखा था जिसको मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पे इसके आजू बाजू प्लेस कर देता हूँ, एंड इसको मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर जब थंडर स्टॉर्म होता है तो बहुत सारी बिजली गिरती है, एंड अगर बिजली वुल के ऊपर गिर जाती है तो उसके ऊपर फायर लग जाता है, एंड उसी फायर की मदद से ये नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो सकता है। बट इसका होने का जो चांसेस है ना, ये समझ लो ना के बराबर है। लेकिन इस वर्ल्ड में हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अभी फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा थंडर स्टॉर्म का। नेक्स्ट डे को मैं अपने ब्रेड के पास आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये बेचारा 4 ब्लॉक के अंदर रह रहा है, और तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा फिश टैंक बनाने वाला हूँ जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा, और इसको मैं बनाऊंगा उन वाले ब्लॉक से जो कि हमें एनसीटी के अंदर मिलता है। फिर मेरे पास जितने भी ब्लॉक होते हैं ना, उन ब्लॉक की मदद से मैं यहाँ पर एक फिश टैंक का ढांचा तैयार करता हूँ, बट मेरे जो ब्लॉक्स है वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं चला जाता हूँ एक एनसीटी पर, एंड यहाँ पर मैं बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो मैं ब्लॉक कलेक्ट करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरा पिकेक्स भी यहाँ पे टूट जाता है। देन मैं चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड में एंड फिश टैंक को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो फिश टैंक है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है, एंड ये बाहर से देखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने बीच वाले सेक्शन में पूरा ग्लास लगाया है ताकि बाहर से हम लोग अपने फिश को अंदर देख सके, और इसी के साथ आप लोग देख लो कि ये पीछे और साइड से कैसा दिख रहा है। एंड अब मैं लेके चलता हूँ आपके इसके ऊपर। तो ऊपर जाने का जो रास्ता है ना, यहाँ पीछे से मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है, एंड यहाँ से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिलहाल मैंने अपने फ्रेंड को यहाँ पे लाके नहीं डाला है, तो उसको चलो फटाक से कलेक्ट करते हैं, और अब से हमारा ब्रेड इस बड़े वाले फिश टैंक के अंदर रहने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को मेरा ये फिश टैंक का डिजाइन कैसा लगा। रात के टाइम पे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर में एक बिजली भी गिरती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये थंडर स्टॉर्म वाली बारिश है। एंड यहाँ पर अगर हमारी नसीब अच्छी रही तो एक बिजली इस वुल के ऊपर गिरेगी जिसके चलते फायर लगेगा और हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। इस चीज का होने का जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा कम है, बट इसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से स्ट्रिंग कलेक्ट करता हूँ और एक वुल बनाकर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा ही था कि मेरे जस्ट बाजू में एक बिजली गिरती है, और इसको पानी से बचाने के लिए मैं जैसे इसके ऊपर ब्लॉक लगाता हूँ, लेकिन तब तक ये बुझ जाता है। अगर ये एक ब्लॉक थोड़ा साइड में गिरा होता ना तो हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो सकता था। देन मैं देखता हूँ यहाँ पे और एक बिजली गिरती है, तो मैं सोचता हूँ इसको हम लोग बचा लेंगे ऊपर से कवर करके, बट वहाँ पे जाते जाते ये भी बुझ जाता है। देन यहाँ पर और भी बहुत सारी बिजलियां गिरती हैं, बट एक भी मेरे नेदर पोर्टल के आसपास नहीं गिरता। देन ये जो कोरस फ्रूट है ना, इसको मैं माइन करके वापस से रीप्लांट कर देता हूँ। तो देखो गाइस, हमारा जो नेदर पोर्टल है ना वो सिर्फ एक है, इसके लिए जो इसका एक्टिवेट होने का जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा कम है। बट अगर हमारे पास बहुत सारा नेदर पोर्टल हो तो उसका एक्टिवेट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड हम लोग बहुत सारे नेदर पोर्टल बना सकते हैं क्योंकि एंड के अंदर ऑब्सिडियन के पिलर होते हैं, और अभी मैं इस पूरे एक ऑब्सिडियन पिलर को माइन करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये है लास्ट वाला ऑब्सिडियन, एंड मैंने टोटल में 5 स्टैक और 16 ऑब्सिडियन माइन किए हैं। इतने में हम लोग बहुत सारा नेदर पोर्टल बना पाएंगे। देन मैं ओवरवर्ल्ड में आके सबसे पहले इस छोटे वाले नेदर पोर्टल को माइन करता हूँ और फिर बड़े बड़े नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, और इसको मैं एक चंक के अंदर बनाता हूँ। और अंदर बनाने से एक फायदा होने वाला है कि अगर इस चंक के अंदर एक भी लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है तो गारंटेड हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने सारा नेदर पोर्टल बना लिया है। फिर मैं नीचे जगह जगह पर वुल लगा देता हूँ ताकि वुल फायर पकड़े एंड हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाए। एंड अब बस हमें वेट करना है नेक्स्ट थंडर स्टॉर्म का। फिर मैं अपने एएफके वाले हाउस पे जाके पूरी रात एएफके खड़ा रहता हूँ, और नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर और एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है जो कि हमें बेच रहा है मॉस के ब्लॉक। तो मैं उससे 6 मॉस के ब्लॉक ट्रेड कर लेता हूँ एंड देन उसको मार देता हूँ, और इसके जो दोनों लामा है ना, मैं इन दोनों को कैप्चर करके रख लेता हूँ। देखो अभी फिलहाल मैं इस वर्ल्ड में अकेला हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की जरूरत है। ये जो रस्सी है ना, मैं इसको इस ब्लॉक के पीछे से आकर खींच के तोड़ता हूँ। आई होप बोलो की गर्दन ना टूटी हो। अब ये जो मॉस ब्लॉक है ना, ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसको यहाँ पर अगर मैं ऐसे प्लेस करके इसके ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करूंगा तो एजेलिया सैपलिंग आ सकता है, एंड इसके ऊपर जब मैं फिर से बोन मिल का इस्तेमाल करूंगा तो ये बड़े से ट्री में ग्रो हो जाएगा, एंड इससे हम लोग को मिल जाएगा वुड का एक्सेस। नॉर्मली हम लोग वर्ल्ड के अंदर जाते ही सबसे पहले लकड़ियां कलेक्ट करते हैं, बट इस वर्ल्ड में मुझे अब जाकर लकड़ियां मिली है जिनको देखने के लिए मेरी जो आंखें ना वो तरस चुकी थी। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके एक डायमंड की एक्स क्राफ्ट करता हूँ डायमंड की मदद से। फिर मैं चेस्ट के अंदर अजीलिया का सैपलिंग और एक मॉस ब्लॉक रख देता हूँ, क्योंकि और जो मॉस ब्लॉक है ना उसके ऊपर जब मैं ट्री ग्रो करूंगा तो वो डेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मॉस ब्लॉक हो
एक्स्ट्रा में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं बोन मिल की मदद से बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ। ये जो लकड़ियां मैंने कलेक्ट की है ना, इसको मैंने एक्सपी फार्म के लिए कलेक्ट किया है, क्योंकि हमारा जो एक्सपी फार्म है वो भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बीच में बहुत सारे ट्रैपडोर लगाने थे, लेकिन मेरे पास वुड नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बट ऊपर का काम करने से पहले मैं नीचे वाला काम करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले हॉपर लगाता हूँ, फिर स्लैब लगाता हूँ एंड ट्रैपडोर लगाकर नीचे वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट करता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ नेदर पोर्टल के पास, जहाँ पे जाने के बाद मैं 3 वुल को माइन करता हूँ और मैं उन्हें कलेक्ट करने ही वाला था कि पता नहीं ये कहाँ से चलाता है। बचकाना तो है नहीं, चलाएगा मुझको मारने के लिए। ऑलराइट, ये जो 3 वुल मैंने अभी कलेक्ट किया है ना, इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक बेड। एंड फाइनली अब हम लोग इस वर्ल्ड में सो सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे नीचे नहीं सोने वाला, ठीक है। मैंने प्रॉपर ऊपर एक फ्लाइंग हाउस बनाया है, मैं उसके अंदर जाकर सोने वाला हूँ। फिर मैं कुछ ट्रैपडोर क्राफ्ट करता हूँ और चले आता हूँ एक्सपी फार्म के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं अंदर कुछ लाइटनिंग रॉड लगाने वाला हूँ, ताकि उसकी रोशनी से कुछ और मॉब्स स्पॉन ना हो। अंदर जाने से पहले मैं स्क्रीपर को मारकर खत्म करता हूँ, और जब मैं अंदर जाता हूँ तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ स्केलेटन मुझको मारने के चक्कर में मेरे पास आने की कोशिश करते हैं और पानी में बह के नीचे चले जाते हैं। फिर मैं बड़े ही आराम से चारों तरफ लाइटनिंग रॉड लगा देता हूँ एंड देन मैं ट्रैपडोर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे ट्रैपडोर लगा के कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी मैं कुछ कारपेट्स लगा रहा था ताकि यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन ना हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक वांटेड ट्रेडर आ जाता है और वो डायरेक्टली इस एक्सपी फार्म के अंदर चला आया है। जरा देखो ये कहाँ पर आके खड़ा है, और मैं सर के ऊपर के जैसे ही ब्लॉक माइन करता हूँ तो अचानक से और एक लामा नीचे गिरता है, जिसको देखकर मैं थोड़ी देर के लिए डर जाता हूँ। फिर मैं नीचे आकर इस वांटेड ट्रेडर को बाहर निकालता हूँ, और जब मैं इसकी ट्रेड चेक करता हूँ तो ये मुझे कुछ भी ज्यादा खास सामान नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, वो है ये सैंड। तो मैं इससे बहुत सारे सैंड को ट्रेड कर लेता हूँ, और उसी के साथ मैं रेड डाई एंड ब्लैक डाई भी ट्रेड करता हूँ, और फिर इसको और इसके दोनों लामों को मैं मार के खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पे अटैक कर देते कुछ बेबी ज़ॉम्बी, जिनको मैं एक एक करके मार रहा था, और मैं चलाता हूँ एक हार्ट पर, और तभी बाजू से और एक बेबी ज़ॉम्बी चलाता है जो कि मुझको मार कर लेके आ जाता है हाफ हार्ट पर। यहाँ पे एक और हिट और मेरी कहानी खत्म। मैं ब्लॉक लगा के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, बट ये मुझको एक हिट मार देता है। एंड मैं शॉक के अंदर था, क्योंकि इसके एक हिट से मुझे हाफ हार्ट का डैमेज नहीं पड़ता, और मैं इसको मार कर बच जाता हूँ। मैं इस वर्ल्ड में दूसरी बार हाफ हार्ट पर आया हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ दूर एक चिकन है, जिसको मैं लीड की मदद से पकड़कर अपने लामा के पास लेके आता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने 2 लामों को कैप्चर किया था, बट पता नहीं एक लामा कहाँ चला गया। पता नहीं इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं जितने भी मॉब्स को पकड़ रहा हूँ वो लोग डिस्पॉन क्यों हो जा रहे हैं। फिर ये जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है ना, इस पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं चारों तरफ एंड्रॉइड लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे पूरी तरीके से उजाला रहे एंड कोई भी मॉब्स स्पॉन ना हो। फिर मैं एक्सपी फार्म पे जाके बहुत सारे मॉब्स को मारता हूँ, एंड तभी मैं देखता हूँ ये मतलब मेरे पास जो एक लामा और एक चिकन था वो दोनों डिस्पॉन हो चुके हैं। एक तो इस वर्ल्ड में मैं पहले से अकेला हूँ, एंड जो भी मैं नए मॉब्स को पकड़ रहा हूँ वो सारे गायब हो जा रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो नेदर पोर्टल वाला एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं, एंड तभी गिरता है एक लाइटनिंग स्ट्राइक। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये थंडरस्टॉर्म वाला लाइटनिंग स्ट्राइक है। अगर हमारी नसीब अच्छी रही ना, तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक हमारे नेदर पोर्टल के पास गिरेगी और हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। देन मैं एक्सपी फार्म पर आकर मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी ड्रॉप करता है पोटैटो। एंड फाइनली अब मैं कुछ ऐसा खा सकता हूँ जिसको खाने पर मैं टेलीपोर्ट नहीं होऊंगा, और उस फूड खा कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नेदर पोर्टल के साइड से एक ज़ॉम्बी विलेजर आ रहा है, और मुझको इस बार इसको कैसे भी करके बचाना है। तो मैं फटाक से एक बोट क्राफ्ट करता हूँ और इसको अपने पीछे लूर करके इस बोट के अंदर बैठा देता हूँ। फिर मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर के सर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, ताकि सुबह होने पर ये जलकर मर ना जाए। यहाँ पर बहुत सारे लाइटनिंग स्ट्राइक तो गिर रही है, लेकिन एक भी मेरे नेदर पोर्टल के ऊपर नहीं गिरती। और ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में बहुत ही क्रेजी लेवल आइडिया आता है। बस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की जरूरत पड़ने वाली है। एंड यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ बीच में कैप्चर कर सकूं, लेकिन इतने सारे थे जो मुझे लगातार मार रहे थे। बट मैं कैसे भी करके बीच वाले एरिया में कुछ ज़ॉम्बीज को पकड़ लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ एक वाटर सोर्स। फिर मैं ऊपर से एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, ताकि सुबह होने पर ये लोग जलकर मर ना जाए। तो देखो बेसिकली ये होने वाला है कि ये जो सारे ज़ॉम्बीज है ना, ये लोग अभी पानी के अंदर है, एंड ये लोग अगर थोड़ी देर और पानी के अंदर रहे ना, तो ये लोग ड्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब भी हम लोग ड्राउंड को मारते हैं ना, तो कुछ का चांसेस रहता है कि हम लोग को मिल जाएगा कॉपर। और अगर हम लोगों को 3 कॉपर मिल जाता है, तो उसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा एक लाइटनिंग रॉड, एंड देन उस लाइटनिंग रॉड को मैं लगा दूंगा अपने नेदर पोर्टल के पास, जिससे 100% हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक के फायर रहते हैं, जिनको मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, बट ये खत्म हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे बोन मिल की मदद से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाता हूँ, एंड देन आजू बाजू पानी प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि ये लोग के सर तक पानी रहे और ये लोग जल्दी से ड्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सुबह होते होते सारे ज़ॉम्बीज ड्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मैं उन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ, बट सारे को मारने के बाद मुझे एक भी कॉपर नहीं मिलता। फिर मैं एक डायमंड की हुए क्राफ्ट करता हूँ, देन एक डर्ट को लेकर मैं बहुत सारे पोटैटो ग्रो करता हूँ, क्योंकि अब से हम लोग इस वर्ल्ड में सिर्फ पोटैटो खाने वाले हैं। रात होने पर मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है अपने एक्सपी फार्म पर, तो मैं सबसे पहले इस एक्सपी फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ, एंड देन इस ज़ॉम्बी को अपने पीछे बुलाकर बोट के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ, और तब तक रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे को मैं चले जाता हूँ एंड के अंदर, और वहाँ पे जाने के बाद मैं 2 कंपार्टमेंट बनाता हूँ।
मैंने ये छोटे छोटे 2 कंपार्टमेंट्स क्यों बनाए हैं इसको मैं आपको थोड़ी देर में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में एंड अभी मुझको वेट करना है रात होने का, क्योंकि रात के टाइम पे कुछ ज़ॉम्बीज स्पॉन होंगे एंड मुझे कुछ ज़ॉम्बीज को लेके जाना है एंड डायमेंशन के अंदर। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन हो चुके हैं और अगर मैं यहाँ पर आके खड़े हो जाऊंगा तो ये सारे ज़ॉम्बीज मेरा पीछे करते हुए एंड डायमेंशन के अंदर चले जाएंगे। वेट, ये लोग साइड से किसे चले आ गए? इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था। रुको, मुझको इसको थोड़ा फिक्स करने दो एंड हाँ, अब मेरे हिसाब से ये सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके एंड डायमेंशन के अंदर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर मैं इसी सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एंड डायमेंशन के अंदर भेजता हूँ और अब टाइम आ चुका कि मैं भी एंड डायमेंशन के अंदर जाऊँ, जहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही हैं और जो रास्ता मैंने बनाया था बाहर जाने के लिए उस पूरे रास्ते पर भी ज़ॉम्बीज हैं। बट मैं कैसे भी करके बच के निकल जाता हूँ और फिर इन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लूर करते हुए यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो जरा ये लोग कैसे लाइन लगा के आ रहे हैं, जैसा लग रहा है कि ये लोगों को मैं लड्डू देने वाला हूँ। ये लोग को क्या ही पता कि थोड़ी देर में मैं इनको मार के खत्म करने वाला हूँ। फिर ये जो खाली वाला कंपार्टमेंट था ना जिसके अंदर पानी नहीं था, मैं इसके अंदर सारे ज़ॉम्बीज को लाने की कोशिश कर रहा था, बट ये लोग इस बार भी राइट साइड से घूमकर चले आ रहे हैं। मैंने इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया कि ये सारे ज़ॉम्बीज लेफ्ट और राइट भी चल सकते हैं। मुझे लगा कि ये लोग सीधा मुझको फॉलो करते हुए आएंगे एंड डायरेक्ट गड्ढे में गिर जाएंगे। देन ये लोग जहाँ से लेफ्ट राइट हो रहे थे वहां पे मैं कुछ ब्लॉक्स लगा देता हूँ और अब देखो पीछे वाला आ रहा है, आगे वाले को धक्का दे रहा है और नीचे गिर जा रहा है और ऐसा ही कर करके सारे ज़ॉम्बीज इस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। अब बचता है तो ये लास्ट वाला जिसको मैं मार मार के इसके अंदर गिरा देता हूँ। तो देखो ये जो ज़ॉम्बीज है ना, इनको मैंने यहाँ पे एंड डायमेंशन में लाकर यहाँ पे क्यों पकड़ के रखा है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर एक चीज है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट। उससे होता ये है कि अगर मैं इन ज़ॉम्बीज को लगातार ऐसे हिट करते रहूंगा ना तो ये लोग कुछ ज़ॉम्बीज को बुलाते हैं जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एंड वो देखो ये जो राइट साइड वाला ज़ॉम्बी है ना ये जस्ट अभी स्पॉन हुआ है और जितने भी ज़ॉम्बीज समन होने वाले हैं ना मैं उन सभी को इस पानी वाले कंपार्टमेंट के अंदर डालूंगा ताकि वो लोग कन्वर्ट हो जाए ड्राउंड के अंदर। एंड ये देखो ये वाला ज़ॉम्बी तो मेरे जस्ट पीछे समन हुआ और ये पानी में जाने से पहले मेरा जो डायमंड का चेस्ट प्लेट होता है उसको तोड़ कर जाता है। फिर मैं ओवरवर्ल्ड में जाके चेस्ट को जब चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक चेस्ट प्लेट है जो कि आयरन की है, जिसको मैं लेकर पहन लेता हूँ एंड वापस चलाता हूँ यहाँ पर एंड फिर से इन ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखो ये वाला ज़ॉम्बी तो मेरे जस्ट आंखों के सामने स्पॉन हुआ। ये वाला जो प्रोसेस है इसको करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर वाटर ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ये जो ज़ॉम्बीज है ये सारे ड्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए एंड जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हुए थे मैं उन सभी को एक एक करके मार देता हूँ और इनको मारने पर मुझको मिलता है एक कॉपर का इंगट। फिर राइट साइड वाले एरिया में भी सारे ज़ॉम्बीज ड्राउंड में कन्वर्ट हो चुके थे तो मैं उन सभी को एक एक करके मार देता हूँ और मुझको टोटल में 5 कॉपर के इंगट मिलते हैं। और ये जो कॉपर के इंगट है इनकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ एक लाइटनिंग रॉड और इसको अब मैं प्लेस करने वाला हूँ अपने नेदर पोर्टल के बीच में एंड इससे होगा ये कि अगली बार जब भी थंडरस्टॉर्म वाली बारिश होगी ना तो 100% गारंटेड है कि यहाँ पे एक बिजली गिरेगी और हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा थंडरस्टॉर्म का। ऑलराइट, तो अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने बेस का काम स्टार्ट करें एंड इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ओवरऑल बेस रहे ना वो एक सर्कल स्ट्रक्चर में रहे। तो चलो फटाफट से एक सर्कल बनाकर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने सर्कल को बनाकर कंप्लीट कर लिया है एंड अभी रात हो रही है तो चलो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे में जैसे ही सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और ये नॉर्मल बारिश नहीं होती है, ये होती है थंडर वाली बारिश एंड मेरे आंखों के सामने लाइटनिंग रॉड के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। मैं फटाक से इस लाइटनिंग रॉड को माइन करके दूसरे वाले नेदर पोर्टल के बाजू में रख देता हूँ ताकि दूसरा भी एक्टिवेट हो जाए। देन मैं एक शील्ड क्राफ्ट करता हूँ और चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में, जहाँ पर जाते ही मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ स्केलेटन्स और स्पाइडर हमला कर देते हैं, लेकिन मैं इनको बड़े ही आराम से टपका देता हूँ। यहाँ पर मैं गास्ट को मारता हूँ जिसको मारने में मुझे गास्ट टीयर मिल जाता है। काफी देर तक नेदर वर्ल्ड में और एक्सप्लोर करने पर मुझको मिल जाता है एक बैशन जिसकी चेस्ट लूटने से पहले मैं पिगलिन ब्रूट और पिगलिन्स को मारता हूँ और फिर एक एक करके सारे चेस्ट को भी लूटता हूँ। एंड इसी बैशन के जस्ट थोड़ा आगे आने पर मुझको दिख जाता है एक नेदर फोर्ट्रेस जहाँ पर मुझे मिल जाता है एक ब्लेज स्पॉनर, तो मैं बहुत सारे ब्लेजेस को मारता हूँ एंड यहाँ पर मैं खुद को हील करने के लिए कोरस फूड खाता हूँ तो मैं अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लावा में गिर जाता अगर मेरे पास इलाइट्रा नहीं होता तो। वो तो अच्छा था कि मेरे पास इलाइट्रा था और मैंने क्लच कर लिया। फिर मैं कुछ और ब्लेज को मारकर ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ एंड वापस आते समय मुझे रास्ते में कुछ ब्राउन मशरूम दिख जाते हैं तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। उसी के साथ बैशन को लूटते समय मुझे बहुत सारे ऑब्सिडियन मिले थे तो उसकी मदद से मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और उसको एक्टिवेट करके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ नेदर वर्ल्ड में हम लोग फास्ट ट्रैवलिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं अपने बेस से ऑलमोस्ट 3-4 हजार ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। तो मुझे नेदर के अंदर जाकर नेदर से ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं जल्दी से अपने बेस पर पहुंच पाऊँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले कपल स्टोन जनरेटर बनाता हूँ एंड फाइनली इस वर्ल्ड में हम लोग
लोगों को अब जाकर स्टोन का एक्सेस मिला। देन मैं 3 फर्नेस क्राफ्ट करके उसके अंदर पोटैटो रख देता हूँ कुक करने के लिए, और तभी मैं एक ओक के लॉक को भी फर्नेस में स्मेल्ट करता हूँ, जिसको स्मेल्ट करने पर मुझको मिलता है चारकोल, एंड इसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं टॉर्च। देन मैं सैंड को स्मेल्ट करता हूँ और मुझको मिल जाता है ग्लास, और इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ 3 वाटर बोतल। फिर मैं इन वाटर बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, और मेरे इस एक्सपी फार्म पर मैंने बहुत सारे विचेस को मारा था, और उनमें से एक ने शुगर ड्रॉप किया था, जो कि मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई, एंड देन मैं ब्रूविंग स्टैंड के अंदर तीनों वाटर बोतल डालकर एक नेदर वॉट डाल देता हूँ, और इससे ऑकवर्ड पोशन क्राफ्ट हो जाता है। बट मुझको क्राफ्ट करना था वीकनेस के पोशन, ताकि ये जो ज़ॉम्बी विलेजर जिनको मैंने कैप्चर किया ना, इनको मैं नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकूं। फिर मैं सारे ऑकवर्ड पोशन को खुद ही पी लेता हूँ, एंड देन मैं इसके अंदर एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई डालकर वीकनेस के पोशन क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं गन पाउडर डाल देता हूँ ताकि ये लोग स्लैश पोशन में कन्वर्ट हो जाएं, और जब वीकनेस का पोशन क्राफ्ट हो जाता है तब मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मेरे पास तो गोल्डन एप्पल ही नहीं है इनको क्योर करने के लिए, और ये चीज सोचकर मैं खुद के ऊपर एक वीकनेस का पोशन फेंक के मारता हूँ। देन मैं चले जाता हूँ एंड डायमेंशन के अंदर, एंड वहां पर और एनसीडी लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने इतना सारा सामान लूटा एनसीडी से, और ये जो 3 ड्रैगन हेड है ना मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। उसी के साथ मुझे कुछ एमरल्ड भी मिला था जिनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एंड फिर एंड के अंदर जाकर मैं बहुत सारे एंडस्टोन माइन करता हूँ, और ये जो मेरा सर्कल था ना, इसको मैं पूरी तरीके से एंडस्टोन से फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइज मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आया है, बट उसको बताने से पहले मैं एक शलकर बॉक्स क्राफ्ट करने वाला हूँ। तो देखो मेरे पास गोल्ड है, लेकिन मेरे पास एप्पल नहीं है जिनकी मदद से मैं गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर सकूं, और मुझको ये भी नहीं पता कि वॉन्डरिंग ट्रेडर कब आएगा और वो मुझको ओक की सैपलिंग देगा ताकि मुझे एप्पल मिल पाए। इसीलिए मैं गोल्डन एप्पल को पाने के लिए दूसरा रास्ता फॉलो करने वाला हूँ, और वो ये है कि बैशन को लूटना, क्योंकि बैशन के चेस्ट के अंदर से हमें गोल्डन एप्पल मिल सकता है। यहाँ पर मुझको एक बैशन मिल जाता है जहाँ पर मैं माइन करके डायरेक्टली चेस्ट के पास जाता हूँ, और पहले चेस्ट के अंदर ही मुझे मिल जाता है गोल्डन एप्पल। देन मैं यहाँ से माइन करते हुए चले जाता हूँ और चेस्ट लूटने के लिए, जहां पर मेरा मुलाकात हो जाता है इन 2 पिगलिन ब्रूट से। मैं इन दोनों से अच्छे से मिलता हूं, और जब मैं चेस्ट को लूट रहा था कि तभी और एक पिगलिन ब्रूट चलाता है साइड से। वो तो अच्छा कि मैं फटाक से ब्लॉक कर लेता हूं, लेकिन जब मैं इसको मार रहा था तो ये भी कूद कूद कर मुझको मार रहा था, और ये मुझको अच्छा खासा डैमेज देकर 1.5 हार्ट पर लेकर आता है, लेकिन मैं इसको मार देता हूँ। फिर मैं ये दोनों चेस्ट को लूटता हूँ जिसके अंदर से मुझे कुछ भी नहीं मिलता, एंड देन मैं निकल जाता हूँ इस बैशन के मेन वाले साइड पर। यहाँ पे मुझे कुछ फ्री के गोल्ड ब्लॉक दिखते हैं जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ, और मैंने इस जॉगलिन को बोला कि मुझको थोड़ा सा साइड दे दे ताकि मैं गोल्ड को अच्छे से कलेक्ट कर पाऊँ। पता नहीं वो नीचे क्यों गिर गया। यहाँ पर इस पिगलिन को जलाने के लिए मैं लावा प्लेस करता हूँ, लेकिन मैं खुद को ऊपर ही प्लेस कर देता हूँ। वो तो अच्छा कि मेरा जो आर्मर है वो काफी अच्छा है, एंड मुझको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है इस आग से। फिर मैं नीचे जाके जैसे ही चेस्ट को ओपन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक है, एंड एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल है, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि हम लोग इसकी मदद से विलेजर को क्योर नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा अगर मुझको एक गोल्डन एप्पल मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसी के साथ मुझको यहाँ पे एक स्मिथिंग टेम्पलेट और एक नेदरराइट इंगट भी मिलता है। फिर यहाँ पे जितने भी गोल्ड ब्लॉक रहते हैं उन सभी को कलेक्ट करके इस बैशन से निकल जाता हूँ। आगे चलकर मुझको और एक बैशन मिलता है जिसके चेस्ट को जब मैं लूटता हूँ तो उसके अंदर से मुझे और भी गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं। एक एंशिएंट डिब्री भी मिलता है, और उसी के साथ मुझे और एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है। टोटल में मुझे 4 गोल्डन एप्पल मिलते हैं, जिनको लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल के पास। लेकिन उड़ते उड़ते मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच नहीं पाता और डायरेक्टली चला जाता हूँ लावा के अंदर। मेरा आर्मर अच्छा था इसलिए मैं जल्दी से मरता नहीं और ऊपर चलाता हूँ, बट यहाँ पे खुद को हील करने के लिए मैं एक गोल्डन एप्पल जरूर से खाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर वीकनेस का पोशन फेंक कर मारता हूँ, और दोनों को एक एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ ताकि ये लोग फटाफट से ठीक हो जाएं। देन मैं मॉस के ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करके कुछ मॉस कारपेट कलेक्ट कर रहा था कि तभी मुझको एडवांसमेंट मिल जाती है ज़ॉम्बी डॉक्टर की, और मैं देखता हूँ कि हमारा एक ज़ॉम्बी विलेजर नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसके ऊपर ब्लॉक्स लगा ही रहा था कि तभी मुझे विलेजर को मारने की आवाज आती है, एंड नीचे जाके जब मैं चेक करता हूँ तो इस ज़ॉम्बी विलेजर ने इसको वापस से ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया। मुझको इन दोनों को अलग अलग बोट में रखना पड़ेगा, वरना ये लोग ठीक नहीं होंगे, और जो ठीक होगा उसको दूसरा वाला वापस से मारकर ज़ॉम्बी विलेजर बना देगा। जैसे ही और एक विलेजर ठीक होता है तो मैं फटाक से बोट को तोड़ देता हूँ, एंड इस ज़ॉम्बी विलेजर को अलग बोट में बैठाता हूँ और नॉर्मल विलेजर को अलग बोट में बैठाता हूँ। मेरे पास एक लास्ट गोल्डन एप्पल बचा था जो कि मैं इसको खिला देता हूँ ताकि ये फटाफट से ठीक हो जाए। ये जो मॉस कारपेट मैंने कलेक्ट किया है ना, वो मैंने इन स्लाइम्स के लिए कलेक्ट किया है। बेसिकली ये लोग जिस भी चंग में स्पॉन हो रहे हैं ना, मैं उस चंग में कारपेट लगा दूंगा ताकि ये लोग स्पॉन ना हो। ऑलराइट, तो मैंने पहला चंग को पूरी तरीके से मॉस कारपेट से कवर कर दिया है, एंड मुझको अब ऐसे ही करके और सारे चंग में मॉस कारपेट लगा देना है ताकि ये लोग स्पॉन ना हो। और यहाँ पर जो मेरी डायमंड की स्वॉर्ड होती है ना, वो टूट जाती है, एंड इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब डायमंड की स्वॉर्ड टूट गई इन मॉब्स और स्लाइम्स को मारते मारते। मेरे पास और एक अच्छी डायमंड स्वॉर्ड होती है जिसको मैं ले लेता हूँ। मेरे दोनों विलेजर ठीक हो जाते हैं तो मैं उन दोनों को लीड से पकड़कर यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड इनके लिए फेंस की मदद से एक एरिया बनाता हूँ, और अब से ये लोग यहीं पे रहने वाले हैं। फिर जो वूल मैंने नेदर पोर्टल में लगाया था उन सभी को कलेक्ट करके मैं कुछ बेड्स भी क्राफ्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और अभी मैं ये लोग को जॉब देने वाला हूँ फिशरमैन की, ताकि मैं इनसे स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड ट्रेड कर सकूँ। फिर मैं सारा सामान क्राफ्ट करता हूँ जो कि मुझे स्ट्रिंग डूपर बनाने के लिए चाहिए, एंड एक
स्ट्रिंग डूपर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा स्ट्रिंग डूपर बनकर रेडी है एंड ये पहली बार में ही काम करना स्टार्ट कर देता है। विलेजर लोग बेड को देखते ही अपना काम बहुत ही तेजी से करना चालू कर देते हैं। देन स्ट्रिंग की मदद से मैं बहुत सारे वुल क्राफ्ट करके बहुत सारे बेड क्राफ्ट करता हूँ और उन सभी को यहाँ पे लाइन से प्लेस कर देता हूँ क्योंकि मुझको बहुत सारे विलेजर चाहिए। देन ये जो फालतू के एंडस्टोन लगे थे ना, मैं इन सभी को माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डूपर के पास खड़े होकर कुछ चेस्ट क्राफ्ट कर रहा था कि तभी पता नहीं क्या होता है, एक आयरन गोलम मुझको पीछे से आके हिट करता है। मैंने इसको एक बार भी टच नहीं किया बट पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गया मुझको मारने के लिए। वो तो अच्छा कि मैं हाफ हार्ट में बच जाता हूँ और फिर इसको मार के खत्म करता हूँ। देन और एक आयरन गोलम स्पॉन होता है और वो भी मुझको डायरेक्ट मारने के लिए आ रहा था। मुझको यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। देन मैं विलेजर से बहुत सारे एमराल्ड ट्रेड करता हूँ स्ट्रिंग के बदले। फिर मैं कुछ विलेजर को क्लेरिक की जॉब देकर उनसे बहुत सारे लैपिस ट्रेड करता हूँ एमराल्ड के बदले। एंड देन लैपिस की मदद से मैं अपने पूरे आर्मर पे एन्चेंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे डायमंड के शॉर्ट पे लूटिंग 3 मिल रहा था बट मेरी एक्सपी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं एक्सपी फार्म पे जाकर और एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और इस पे लूटिंग 3 लगाकर अपने शॉर्ट से कंबाइन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपने पूरे आर्मर और सारे टूल्स के ऊपर एन्चेंटिंग कर ली है एंड मेरी जो पिकेक्स, एक्स, शवल है ना, उन सभी के ऊपर एफिशिएंसी 5 लगा हुआ है। अब बस मुझे इन सभी के ऊपर मेंडिंग लगानी है। देन मैं यहाँ पे कुछ लेक्टन क्राफ्ट करके विलेजर से एमराल्ड ट्रेड कर ही रहा था कि तभी और एक आयरन गोलम पीछे से मुझ पर अटैक कर देता है और वो मुझको 2 बार मारकर वापस से हाफ हार्ट पे लेके चलाता है। मुझको यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इस वर्ल्ड में जितने भी आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं वो लोग डायरेक्टली मुझको मारना क्यों चाहते हैं। चल निकल। फिर मैं एक विलेजर को कॉर्नर में कैप्चर करता हूँ लेकिन एक के पीछे और एक चलाया रहता है तो मैं दूसरे को मार देता हूँ। एंड देन इस लाइब्रेरियन की जॉब में तब तक चेंज करता हूँ जब तक मुझे मेंडिंग की बुक नहीं दे देता और थोड़ी देर में मुझको मेंडिंग की बुक भी दे देता है। इससे मैं कुछ मेंडिंग की बुक खरीद कर अपने सारे आर्मर और टूल्स के ऊपर मेंडिंग लगा देता हूँ। इसी बीच एक वॉन्ड्रिंग ट्रेडर भी आया था जो कि स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था तो मैं उससे वो सारी खरीद लेता हूँ और फिर इसको खत्म कर देता हूँ। देन मैं बहुत सारी स्प्रूस की ट्री ग्रो करके उसकी लकड़ियां कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, ये जो सारी लकड़ियां मैंने माइन की ना, इसकी मदद से मैं बनाने वाला हूँ एक टावर जो कि हमारे इस पूरे बेस के बीचों बीच में होगा एंड देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो फटाफट से बनाकर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा जो टावर वो बनकर कंप्लीट हो चुका है एंड ये देखो, ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड उसी के साथ आप लोग उसको लेफ्ट साइड से भी देख लो। और अब जो आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं ना, वो पता नहीं मुझको क्यों नहीं मार रहा है। मैं इसके जस्ट बाजू में खड़ा हूँ बट ये मुझको टच भी नहीं कर रहा है। शायद इसको पता है कि और सारे आयरन गोलम के साथ मैंने क्या किया, इसके लिए ये मुझको टच भी नहीं करेगा। ये जो बीच वाला एरिया आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पर मैं एक बीकन बनाने वाला हूँ आगे चलकर। और आप लोगों को मेरा ये टावर कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना और उसी के साथ इसको 10 में से रेटिंग भी देना। फिर मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक होते हैं मैं उन सभी को यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ। देन मैं ब्लैक की मदद से इस पूरे सर्कल को 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ और ये जो पहला वाला सेक्शन है यहाँ पे मैं नेदर का एक बायोम बनाऊंगा एंड वो वाले सेक्शन में पूरा विलेजर एरिया होने वाला है एंड ये वाले सेक्शन में मैं अपना बेस बनाऊंगा एंड चौथे वाले सेक्शन में मैं नेदर का दूसरा बायोम बनाऊंगा। नेदर में मैं जब ब्लैकस्टोन कलेक्ट करने गया था तब मैंने कुछ ग्रेवल्स भी कलेक्ट करके लाए थे और इन ग्रेवल का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे डर्ट भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इन चारों डर्ट को कलेक्ट करता हूँ। 2 डर्ट और 2 ग्रेवल को अगर मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर रखूँ तो हमें मिल जाता है कोरस डर्ट और इसके ऊपर जब मैं शवल से राइट क्लिक करके इसको माइन करूंगा तब हम लोग को मिल जाएगा और डर्ट, जिसकी मदद से हम लोग और डर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। और मैं इसी चीज को रिपीट करके बहुत सारा डर्ट भी क्राफ्ट करता हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मेंडिंग की बुक थी जिसको मैं अपने लेटर के ऊपर लगा देता हूँ एंड एक्सपी फार्म पे जाकर इसको रिपेयर भी करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका है कि हम लोग एक मार्केट एरिया बनाया है जहाँ पे बहुत सारे विलेजर अपना सामान बेचेंगे। तो चलो फटाफट से इस चीज को बनाकर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मैंने मार्केट एरिया बना लिया है बट उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेड का फिशिंग टैंक था ना, उसको मैंने वहां से ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ओवरऑल बेस के अंदर ही रहे। एंड अब टाइम आता है कि मैं आप सभी को ये मार्केट एरिया दिखाऊं। यहाँ पर सबसे पहले आता है ये लामा जिसको मैंने यहाँ पे बांध के रखा है और जब वॉन्ड्रिंग ट्रेडर आया था तब मैंने इसको कैप्चर किया था। उसी के साथ मैंने इसको टेम करके इसको ब्लैक कलर का कारपेट बना दिया है ताकि ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे। फिर हमारा ये जो विलेजर एरिया है ना, ये सामने से देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। बीच में मैंने छोटा सा गार्डन वाला एरिया बनाया जहाँ पर हम लोग आराम से बैठ सकते हैं और उसी के साथ मैंने छोटे छोटे सेक्शंस बनाए विलेजर लोगों के लिए। एंड यहाँ पे अगर कुछ स्लाइम स्पॉन हो जाते हैं तो आयरन गोलम उनको देख लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक विलेजर का स्टोन का स्ट्रक्चर भी बनाया है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आई मीन इसकी नाक बहुत बड़ी है बस। एंड इसके राइट साइड में मैंने दूसरे वाले लामा को भी बांध के रखा है और इसको मैंने रेड कलर का कारपेट बनाया है। तो आप लोगों को मेरा ये विलेजर मार्केट एरिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये आयरन गोलम बहुत देर से खड़े होकर मुझको देख रहा था एंड ये मुझको पहले टच करता है, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको मार दिया। फिर मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाकर बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने इतनी सारी एक्सपी इसीलिए कलेक्ट की क्योंकि मैं अभी अपने बो के ऊपर एन्चेंटिंग करूंगा, इसीलिए मैंने बहुत सारे बो भी क्राफ्ट किए हैं एंड इसके ऊपर एन्चेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं।
ऑलराइट, तो मैंने दो बो को कंबाइन करके काफी तगड़ी वाली बो बना ली है, जिसके ऊपर सारी तगड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट्स लगी हुई है। फिर मैं अपने क्लैरिक के पास आता हूँ एंटरपल ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये दोनों मुझको एंटरपल नहीं दे रहे हैं। मुझको एंटरपल चाहिए, क्योंकि जो एंड पोर्टल मैंने एंड डायमेंशन के अंदर बनाया है मुझको उसको एक्टिवेट करके देखना है। तो एंटरपल कलेक्ट करने के लिए मैं चला आता हूँ नेदर वर्ल्ड में, और यहाँ पर आते ही एक क्रीपर मेरा इंतजार कर रहा था, जो कि ब्लास्ट हो जाता है और मेरे नेदर पोर्टल को भी डीएक्टिवेट कर देता है। फिर मैं यहाँ पे एंडरमैन को मारकर एंटरपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। 16 एंटरपल कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ फोर्ट्रेस, एंड वहां पर बहुत सारे ब्लेज रॉड को मार कर ब्लेज भी कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न आते समय मैं गलती से लावा में गिर जाता हूँ। वो तो अच्छा कि मैं सही टाइम पे ऊपर चला आता हूँ, वरना इस बार मेरे पास गोल्डन एप्पल भी नहीं था बचने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल पर, जहाँ पर आने के बाद मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मेरा नेदर पोर्टल तो डीएक्टिवेट हो चुका है, और उसी के साथ मेरे पास कोई भी फ्लिंट एंड स्टील नहीं है इसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ग्रेवल को माइन करता हूँ, जिससे मुझे फ्लिंट मिल जाता है। देन मैं बैशन के चेस्ट लूटना स्टार्ट कर देता हूँ, ये सोचकर कि मुझको कोई आयरन मिल जाएगा। पहले बैशन से मुझे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मैं दूसरे बैशन में जाता हूँ, एंड वहाँ के लास्ट वाले चेस्ट के अंदर से मुझे मिल जाता है एक आयरन का इंगट, जिसकी मदद से मैं फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करता हूँ और नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फिर मैं आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करके चला जाता हूँ एंड डायमेंशन में। और गाइस, क्या आप लोग रेडी हो ये चेक करने के लिए कि अगर हम लोग एंड पोर्टल को एक्टिवेट करेंगे एंड डायमेंशन के अंदर, तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे टेलीपोर्ट होने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये एक्टिवेट हो गया। मुझको ऐसा लगा था कि एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो चलो अब इसके अंदर चल के चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, तो मैं वापस ओवरवर्ल्ड में चला आया। मतलब अगर हम लोग एंड डायमेंशन के अंदर एंड पोर्टल बनाए एंड उसमें जंप करे तो हम लोग वापस से ओवरवर्ल्ड में चले आएंगे। यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था, जो कि हमें चेरी की सैपलिंग और डार्क ओक की सैपलिंग बेच रहा था। तो मैं दोनों के एक एक सैपलिंग खरीद लेता हूँ और उसके बाद इसको खत्म कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका कि मैं नेदर का रेड और ब्लू वाला बायोम बनाऊं, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे ये वाले बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए रहेंगे, जिसके चलते मैं दो पिकेक्स को कंबाइन कर देता हूँ ताकि उस पर सिल टच मुझको मिल जाए। एंड फिर नेदर वर्ल्ड में आके मैं बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ और फटाफट से नेदर के दोनों बायोम बनाकर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो दोनों नेदर बायोम है वो बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है, एंड ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। रेड वाले बायोम में हमारा फिश टैंक है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड उसी के साथ अगर मैं आपको ब्लू वाले बायोम में लेके चलूं, तो इसके जस्ट बाजू में विलेजर मार्केट एरिया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड हमारा जो एन्चेंटिंग सेटअप था ना, उसको मैंने इसके बीचों बीच बनाया है, ताकि ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे। फिर मैं चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में और चला आता हूँ फोर्ट्रेस पर। और यहाँ पर मैं आया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे विदर स्केलेटन को मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझको चाहिए विदर हेड, जिसकी मदद से हम लोग आगे चल के विदर को समन करके मारेंगे। फाइनली काफी सारे विदर स्केलेटन को मारने के बाद मुझे एक विदर स्कल हेड मिल गया। फिर मैं कुछ को और मारता हूँ और मुझको दूसरा भी मिल जाता है, एंड बहुत सारे और मारने पर मुझे तीसरा स्कल हेड भी मिल जाता है, जिनको लेकर मैं चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फाइनली अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपना हाउस बनाएं, जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चेरी वाली ट्री की लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं बहुत सारा कलेक्ट करता हूँ, एंड अब अपने हाउस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा बेस बनकर कंप्लीट है, एंड ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे इमेजिन किया था ना, ये कुछ उसी तरीके से बना हुआ है। अब चलो मैं आपको मेरा घर पास से दिखाता हूँ। तो ये सामने से मेरा घर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसके सामने मैंने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है, एंड उसी के आजू बाजू मैंने कैरेट और पोटैटो की फार्मिंग की है। लेकिन उन सबको ये स्लाइम मिलकर खराब कर रहे हैं। ये स्लाइम मुझे स्टार्टिंग से परेशान कर रहे हैं। मेरा अगर बस चले ना, तो इन स्लाइम को मैं माइनक्राफ्ट से निकाल कर बाहर फेंक दूं। तो घर के अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है। उसी के साइड राइट साइड में मैंने यहाँ पे दो कुर्सियां भी रखी है, जहाँ पर हम लोग अपना खाना वगैरह बैठकर खा सकते हैं। फिर आता है हमारा बेड, और उसी के साथ यहाँ पे और एक डोर है। और ये जो दूसरा वाला डोर है ना, ये हम लोग को लेके जाता है बाजू वाले टावर में, जो कि बाहर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे तो सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ चेस्ट वगैरह रखी है मैंने थोड़ी बहुत। फर्स्ट फ्लोर पर मैंने बहुत सारे फर्नेस वगैरह लगा के रखे हैं स्मेल्ट करने के लिए, एंड सेकंड फ्लोर पर मैंने बैरल रखे हैं सामान स्टोर करने के लिए। लेकिन थर्ड फ्लोर पर मैंने बनाया है एक इलीगल एंड पोर्टल। मेरे पास एक्स्ट्रा एंड पोर्टल फ्रेम और बुक शेल्फ बचे थे, तो उसकी मदद से मैंने इसको यहाँ पर बनाया है। और इस टावर के ऊपर का जो टेरिस है, वहां से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं विदर को समन करने, एंड उसको मारकर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल सैंड लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये बीच वाला हेड लगा दिया है मैंने, एंड हमारा विदर स्पॉन हो चुका है। तो अब इसको मारना स्टार्ट करते हैं।
मैंने सोचा था कि मैं इस विदर को बड़े ही आराम से मार दूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है और अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर मैं एंटरपल की मदद से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता हूँ और भागकर अपनी बेस के साइड चलाता हूँ, जहाँ पर मैं सिर्फ हाफ हार्ट पे बचता हूँ। मेरे पास एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल है, मैं उसको लेके जाने वाला हूँ इस विदर को मारने के लिए। और वेट, ये वाला जो विदर है तो मेरे बेस के साइड ही आ रहा है और अगर ये यहाँ पर आ गया ना तो पूरी तरीके से तबाही मचा देगा। मुझे सबसे पहले इसको अपने बेस से थोड़ा साइड में लेके जाना है ताकि ये मेरे बेस के साइड ना आए। मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरी जर्नी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे तो करके इस विदर को मार दिया और मुझको नेदर स्टार भी मिल गया, जिसको लेकर मैं बेस पर आता हूँ और एक बीकन क्राफ्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आयरन के ब्लॉक्स और बहुत सारे एमराल्ड के ब्लॉक क्राफ्ट करता हूँ एंड उन्हें यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ बीकन के लिए। मेरे पास कुछ डायमंड्स भी होते हैं जिसकी मदद से मैं कुछ ब्लॉक क्राफ्ट करता हूँ, ये सोच करके मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। वेट, शायद मैंने बीकन को गलत तरीके से बनाया है। अच्छा, ये वाला ब्लॉक यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी। फिर मैं सारे ब्लॉक को सही से लगाकर बीकन को प्लेस करता हूँ, बट इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक जादू करना पड़ेगा और वो जादू ये है कि मुझे इस ब्लॉक के कॉर्नर पर आना है एंड ऐसे गोल घूमना है। ओके, तुम्हारा बीकन एक्टिवेट हो गया। वेट, नहीं हुआ, मुझे एक बार और करना पड़ेगा। अब हमारा जो बीकन है एक्टिवेट हो गया रहेगा। हाँ, ये देखो एक्टिवेट हो गया है। फिर मैं इस बीकन की मदद से स्पीड का इफेक्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 ट्रिम होते हैं तो मैं उन दोनों ट्रिम को अपने चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स पे लगा देता हूँ एंड देन मेरे पास एक स्मिथिंग टेम्पलेट और एक नेदरराइट का इंगट था, जिसकी मदद से मैं अपने डायमंड चेस्ट प्लेट को नेदरराइट चेस्ट प्लेट में कन्वर्ट करता हूँ। और अब हमारा आर्मर देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसी के साथ मैंने आप लोगों को अपना ये वाला घर नहीं दिखाया, जिसको मैंने नाम दिया है फ्लोटिंग हाउस। तो इस घर के अंदर जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से कुछ इस तरीके का है। उसी के साथ हमारा ये वाला घर अंदर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक बेड भी प्लेस किया है सोने के लिए। फिर यहाँ पे खिड़कियां भी लगी है जहाँ से हम लोग बाहर दे सकते हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों को मेरा ये ओवरऑल बेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और उसी के साथ इसको 10 में से रेटिंग भी देना। जो भी रेटिंग देगा मैं उन सभी को हार्ट्स दूंगा। उसी के साथ जिसका भी रेटिंग सबसे ज्यादा रहेगा ना उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को शेयर करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।